दुनिया का तीसरा अमीर तरीन आदमी या सबसे बड़ा ठग, ये फैसला आपने करना है। इन सीक्रेट फोरेंसिक रिसर्च सेंटर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे कौन लोग होते हैं? क्या कोई लोग होते हैं या कुछ छुपी छुपाई गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि चाहती हैं कि किसी और गवर्नमेंट्स की इकोनॉमी पल में धड़ करके नीचे आ गिरे? अरशद मेहता ने कहा था, अगर मैं गिरा तो सबको लेके साथ गिरूंगा। आगे आए, चलते हैं, देखते हैं कौन गिर रहा है और कौन संभल रहा है। अगर अभी तक टेक ब्लेड को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बहुत मजे की होने वाली है। शायर कहता है, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी हाँ, अक्सर सानेहात में ऐसा ही होता है कि वो मैन मेड डिजास्टर होते हैं, यानी इंसान की ही किसी गलती की वजह से पेश आते हैं। और ऐसे ही हुआ 6 मई 1937 को, जब जर्मनी का एक एयर बलून, जिसको हिंडनबर्ग बलून भी कहा जाता है, उसमें तकरीबन 35 से 38 लोग मारे गए। और उसकी वजह क्या थी कि उस एयर बलून में जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल। क्रिटिक्स कहते हैं कि उस हादसे को होने से रोका जा सकता था अगर उसमें हाइड्रोजन गैस को मॉनिटर किया जाता। नेथन एडल्सन, एक इस्राएली नौजवान जिसने 2017 में इस हादसे और सानियत से मुतासिर होकर अपनी कंपनी का आगाज किया और उसका नाम रखा हिंडनबर्ग रिसर्च। और उन्होंने कहा, जिस तरीके से वो एक मैन मेड डिजास्टर था, मैं ढूंढूंगा और मैं रिसर्च करूंगा और मेरी ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करेगी कि फाइनेंशियल मैन मेड डिजास्टर्स कौन कौन से हो रहे हैं और आइंदा आने वाले वक्तों में होने वाले हैं। तो 2017 के बाद उन्होंने जब इस ऑर्गेनाइजेशन का इब्तिदा की तो उनको ऐसी मुख्तलिफ कंट्रीज में बहुत सारी कॉर्पोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस नजर आई जिनका स्टॉक रियल वैल्यू के ऊपर नहीं था। और कुछ ही महीनों और सालों में उनके स्टॉक्स ने और उनकी स्टॉक्स की वैल्यू ने 300 से 600% तक मुनाफा बढ़ाया और उनकी वैल्यू में उसमें इजाफा हुआ। तो आइए चले आगे चलते हैं, डिटेल में आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है क्या, और अगर ये किसी कंपनी का नाम या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम अपनी आने वाली रिसर्च में ले लेती है तो क्यों ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की हालत पतली हो जाती है और वो परेशान हो जाती है। मैं हूं सैयद अली यूसुफ और मैं मौजूद हूं टेक ब्लेड के दुबई स्टूडियो में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रियल नॉलेजेबल लॉजिकल वीडियोस आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिलने वाली हैं। और हमारे चैनल का किसी पॉलिटिक्स से और किसी इन्फ्लुएंसर से ताल्लुक नहीं है। हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं दैट इज प्योर बेस्ड ऑन लॉजिकल ग्राउंड्स। तो मजीद इस वीडियो को आगे देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम बताते हैं कि नेथन एंडरसन है क्या और ये पहले क्या कुछ तीर मार चुके हैं और इस दफा उनकी तलवार किसके ऊपर गिरी है। और हम देखते हैं कि अडानी साहब किस तरह मुसीबत में आ गए हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन मुश्किल में आ गई है इस रिसर्च को पब्लिश होने के बाद। पिछले 15 दिनों से आपको इस केस की काफी चर्चा मिली होगी और आपको पता चला होगा, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ बातें पता चली होंगी। लेकिन आज टेक ब्लेड आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि ये शॉर्ट सेलिंग होती क्या है, क्या ये लीगल है, क्या ये इलीगल है, और इससे पहले कौन कौन सी कंपनी ये रूटीन करती रही है या ये एसओपीज दोहराती रही है। और अगर किसी ने नहीं दोहराया तो इन्होंने क्यों दोहराया, और अगर पहले किसी ने दोहराया है तो पहले किसी और को चैलेंज क्यों नहीं किया गया। और शॉर्ट सेलिंग है क्या, ये जो बाजार में आजकल बहुत नाम आ रहा है शॉर्ट सेलिंग, हर गली नुक्कड़ मोहल्ले में, डिस्पेंसरी में, मेट्रो में, ट्रेन में आपको हर 2-4 लोग बैठे हुए साथ में जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि शॉर्ट सेलिंग। तो ये आखिर शॉर्ट सेलिंग है क्या और ये किन किन मार्केट्स में लीगल है और किन किन मार्केट्स में इलीगल है। तो चलें आगे चलते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। Adani Group is going to prepay loans worth over $1.1 billion. Adani Group, how the world's third richest man is pulling the largest con in corporate history. अब मैं आपको बताता हूँ कि हिंडनबर्ग फोरेंसिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है। टेक ब्लेड ने इनकी वेबसाइट को सर्च करा और खंगाला तो पता चला कि इनकी फॉर्मेशन हुई है 2017 में, लेकिन ये मेंशन कर रहे हैं कि इनको 10 से 12 साल का फाइनेंस का एक्सपीरियंस है। मे बी ये अपना इंडिविजुअल या टीम एक्सपीरियंस काउंट कर रहे हो। हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है बिल्कुल भी समाज सेवा या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये बाकायदा कारोबार करते हैं और अपने इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के देते हैं। और इनका पैसा कमाने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल दूसरी कंपनी से बिल्कुल अलग है। ये लोग करते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग क्या है, चले मैं आपको बताता हूँ। अब जो लोग शेयर्स का काम करते हैं उनको अंदाजा होगा कि शेयर्स का काम इसी तरीके से होता है कि आज आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा और अगले 2, 3, 4, 5 महीने में वो शेयर 150 रुपए 200 रुपए का हो जाता है, तो उसका आपको डायरेक्टली फायदा पहुंचता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग ये है कि
कि शेयर का दाम नीचे जाए और फिर भी आपको उसका फायदा हो। कैसे होता है ये, चले मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ए, आज उसकी शेयर वैल्यू है 1000 रुपए और मैं अपने ब्रोकर के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ यार मेरे पास कैश में पैसे नहीं है, तुम मुझे ऐसा करो, मुझे ए कंपनी का शेयर ला के दे दो और 10 तारीख को मैं वो शेयर तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। अब यहाँ पे वाजे रहे कि मैं उसको पैसे नहीं दे रहा हूँ, तो शेयर के बदले में मैं शेयर ही रिटर्न उसको दूंगा। तो मुझे पता है कि 10 तारीख को उसकी वैल्यू नीचे जाने वाली है, तो वो शेयर मैं 10 तारीख से पहले 1000 रुपए का बेच दूंगा या जो भी रनिंग उसकी वैल्यू चली होगी मैं बेच दूंगा और वो पैसे अपने पास रख लूंगा। और 10 तारीख को जैसे ही उस शेयर की वैल्यू नीचे जाएगी तो मैं एक नया शेयर खरीद के उसको ब्रोकर को वापस दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल उस शेयर की वैल्यू अगर 500 रुपए चली गई, यानी 500 रुपए का घाटा हो गया, तो मैंने 500 रुपए का शेयर खरीदा और ब्रोकर को वापस दे दिया और ये मैंने शेयर को किया शॉर्ट सेल और शेयर की वैल्यू नीचे गई और फिर भी मुझे 500 रुपए का मुनाफा हुआ, क्योंकि उस शेयर को मैं 1000 रुपए का पहले ही बेच चुका था। लेकिन ये मुनाफा और प्रॉफिट सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब आप 100% आपको पता हो कि किसी शेयर का दाम नीचे जाने वाला है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च जैसी कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर घुस जाती हैं और उसमें चेक करती है कोई इसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज परफॉर्म तो नहीं हुई, जो शेयर्स की वैल्यू है उनको गलत तरीके से वैल्यूएशन तो नहीं किया गया, उनको ऑर्गेनिक तरीके से परखा गया है या उसकी आर्टिफिशियल तरीके से डिमांड को इंक्रीज कराया गया है। जो शेयर्स की वैल्यू है वो वक्त के हिसाब से ऑर्गेनिक ग्रोथ के हिसाब से है या नहीं। और यही सब कुछ हुआ अडानी ग्रुप और कॉर्पोरेशंस के अंदर। इनकी शेयर्स की वैल्यू विद इन 11 मंथ्स ऑफ टाइम 1 से 400% इंक्रीज हो जाती है। इंटरनेशनल कवानीन और लॉज के मुताबिक जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट करती हैं दुनिया भर में, भले वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, जापान स्टॉक एक्सचेंज हो, इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज हो, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज हो या सिंगापुर की स्टॉक एक्सचेंज की, वो 75% जो कॉर्पोरेशन है या जो इदारा है वो अपने शेयर्स अपने पास रख सकता है। और अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसको 25% स्टेक पब्लिक को देने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि अडानी कॉर्पोरेशन की मेजॉरिटी ऑफ दी जो कंपनीज और शेयर्स हैं उन्होंने खुद ही खरीद लिए। और कैसे खरीद लिए? उन्होंने नई नई ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, नए नए कंपनीज बनाई मॉरिशस में और दूसरे मुल्कों में जाके, और वहाँ जाके इन अडानी कॉर्पोरेशन के शेयर्स को खरीदा। यानी इसकी एक अननेचुरल तरीके से, इनऑर्गेनिक तरीके से डिमांड को इंक्रीज कराया गया। जो स्टॉक एक्सचेंज की ओनर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनको ये नजर आ रहा था कि भाई मॉरिशस से, यूके से, यूएसए से और दूसरे आइलैंड से अडानी के शेयर्स को लोग पागलों की तरह खरीद रहे हैं, तो इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे वो सारे शेयर्स अडानी ग्रुप खुद ही खरीद रहा था। इस रिपोर्ट के मुताबिक अडानी कॉर्पोरेशन ने वही गलतियां और मिस्टेक्स करी जो इससे पहले की कंपनियों ने करी, जिनको हिंडनबर्ग कंपनी ने इन्वेस्टिगेट किया। और इनका काम करने का तरीका भी यही है। इनका तरीके वारदात ये है कि ये अपने इन्वेस्टर्स को अपनी रिपोर्ट पब्लिक करने से पहले बता देते हैं कि फलाना कॉर्पोरेशन के शेयर्स नीचे जाएंगे क्योंकि मैं ये रिपोर्ट पब्लिक करने जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ मुझे अपने प्रॉफिट की क्या परसेंटेज दोगे। और ये तरीकेकार यूएस में बिल्कुल 100% लीगल है। हिंडनबर्ग को जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के ऊपर शक होता है, ये उसके ऊपर अपनी डीप रिसर्च शुरू कर देते हैं। और ये रिसर्च की लेंथ 8 महीने, 10 महीने, यहाँ तक के 2 साल तक भी जा सकती है। पिछले अगर 6 साल की हम हिस्ट्री निकालें हिंडनबर्ग की, तो इनकी एक्यूरेसी 78.9% तक एक्यूरेट है। और ये जिन कंपनियों के बारे में बताते हैं वो कंपनियां वाकई कुछ न कुछ गलत काम कर रही होती हैं। और इसी वजह से जो इनके इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग इनके कामों के ऊपर या इनके काम या रिसर्च के ऊपर पैसा लगाते हैं, उनकी तादाद में पिछले 2 सालों में इस वजह से इजाफा हुआ है क्योंकि इनकी एक्यूरेसी मोर देन 78% है। और लोग आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हिंडनबर्ग काम कर रही है तो वाकई हमें शॉर्ट सेल करके अपना मुनाफा बहुत ज्यादा मिलने वाला है। मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी वो एक छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन अगर आप काउंट करें एक शेयर की वैल्यू 5000 है और उसके अगर 500, 2000 या 3000 या 5000 शेयर लिए जाए तो ये हजारों करोड़ में जाके वैल्यू बनती है। और यही सब कुछ हुआ अडानी कॉर्पोरेशन के साथ। इनके ऊपर भी जो शॉर्ट सेलिंग हुई और उसकी वजह से इनको जो लॉस देखना पड़ा वो तकरीबन 65 से 70 बिलियन डॉलर का लॉस है। और यही वजह बनी कि तीसरे नंबर का अमीर तरीन आदमी जा पहुंचा 8वें और 9वें नंबर पर। हम उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा होगा। और अगर आपने एक मूवी देखी है हर्षद मेहता, तो उसमें एक डायलॉग था कि मैं अगर डूबा तो अकेला नहीं, सबको लेके डूबूंगा। लेकिन हमारी ये दुआ है, हमारी ये प्रार्थना है कि भाई कोई किसी को लेके ना डूबे, क्योंकि इससे डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास घरानों के ऊपर होता है जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। और उसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ जाती है अगर वो स्टॉक बिल्कुल क्रैश कर जाए। तो हमारी ये दुआ है कि इस हाईली क्रंच फाइनेंशियल टाइम्स में लोगों के लिए आसानियां पैदा हों और
और इन्फ्लेशन कम से कम हो, महंगाई कम से कम हो और हर कोई तरक्की करे। स्पेशली आफ्टर द कोविड हम लोग सारे ही राइट नाउ ऐसी स्टेज से गुजर रहे हैं कि लोग मल्टीपल धंधे चला रहे हैं। कुछ लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग 100% जॉब भी कर रहे हैं और कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं और शाम में घर में आके भी एक्स्ट्रा चीजों में इन्वॉल्व हैं कि ताकि उनकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो। तो इस महंगाई के जमाने में बिल्कुल भी कोई भी देश, कोई भी कंट्री ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी मार्केट क्रैश करे, भले वो $6 बिलियन का लॉस हो या $65 बिलियन का लॉस। और अब आपसे अलविदा चाहते हैं दुबई स्टूडियो से। सो दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकब्लेड फ्रॉम दुबई। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज और अस्सलाम वालेकुम।